हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम किस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक नई क्लास से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स हम लोग करवा रहे हैं और आज कक्षा 9 की हम जो है यूनिट नंबर 5 करवाएंगे। उसमें हम देखेंगे संस्थाओं का कामकाज। तो आज हम संस्थाओं का कामकाज भारतीय राज्य व्यवस्था के कक्षा 9 के एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 5 को हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे संस्थाओं के कामकाज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे, संस्थाओं के कामकाज के बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ से आप अपने आगामी जितने भी एग्जाम हैं, लोअर पीसीएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है क्लास चल रही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत की न्यायपालिका दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सभा को विधायिका कहते हैं। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला देखेंगे, राज्यसभा को ऊपरी सदन अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को निचली सदन लोअर हाउस कहते हैं। सरकार के कुछ निकायों के बीच में मंत्री शामिल रहते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा स्थायी सदन है जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला देखेंगे, किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त, दूसरे के देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर SEBC का पूरा नाम लिखें। जी हाँ, SEBC का पूरा नाम लिखना है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसका SEBC का पूरा नाम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफारिश क्या थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना अनिवार्य होगा। अगला देखेंगे, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के कितने सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश वरिष्ठ हैं। तो ये बदलते रहते हैं। फिलहाल ये पुराना डाटा तो इसमें 11 है। इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय देखा जाए तो 37+1 न्यायाधीशों की जो है संख्या है। यहाँ पर 37 वर्तमान में और +1 मुख्य न्यायाधीश, 37 न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। अगला देखेंगे, आरक्षण के मामले में किसने क्या किया। तो सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा किया था, जिसमें राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया गया। अगला देखेंगे, यहाँ पर सर्कुलर कौन जारी करता है। तो सरकार जारी करती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया। तो मंडल आयोग को भारत के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मापदंड तय करना, पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताए जाने का जिम्मा सौंपा गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, OMR नंबर 361/3190 कब तैयार हो गया। तो 13 अगस्त 1990 में यह तैयार हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। तो आइए देखते हैं सरकार पर नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संस्थाएं किसे कहते हैं। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक के देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं।
अगला देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस कारण लोकतांत्रिक सरकारी संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कार्य एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह संस्थाएं पूरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देते हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है। तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभी ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संसद और विधानसभा किसे कहते हैं। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है। तो संसद का होता है। विधायिका किसे कहते हैं। कानून बनाए अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे चैम्बर या सदन किसे कहते हैं। तो संसद की भूमिका अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इन्हें चैम्बर या सदन कहा जाता है। अगला देखेंगे पहले और दूसरे सदन के सदस्य किस तरह के चुने जाते हैं और क्या करते हैं। तो यह देखते हैं पहले सदन के सदस्य सामान्यतः सीधे जनता द्वारा चुने होते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वही दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ विशेष काम करते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और पहले जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि सांसद होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है। तो दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। अपर हाउस किसे कहा जाता है। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। लोअर हाउस किसे कहा जाता है। तो लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा किसको नियंत्रित करती है। तो लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। जी हाँ, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें सारे मंत्री शामिल है। तो ये मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 15 या 75(2) के तहत। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि यह दोनों में से किसी एक भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए सदन के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो यहाँ हम देखते रहेंगे जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही एक संसद बनती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका कितने सदन होते हैं। तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा स्थायी कार्यपालिका होती है, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सिविल सर्वेंट या नौकरशाह किसे कहते हैं। तो लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किसी मंत्री नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है। नौकरशाह अधिक शिक्षित होता है, उसे विषय की अधिक जानकारी और महारत होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्या कारण है कि मंत्री ये सारे फैसले करता है। तो किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, इस प्रकार उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ये सारे फैसले करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किसी लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए रखने वाले व्यक्ति मंजिल के बारे में फैसला करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राष्ट्रपति किस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पार्टी अमूमन किस पार्टी के होते हैं। मंत्री जो है अमूमन किस पार्टी के होते हैं। तो मंत्री अमूमन जो है पार्टी गठबंधन के होते हैं, जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगला देखेंगे कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। और इसी तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, जिसमें लगभग 30 मंत्री होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जो हमारे जितना लोकसभा विधानसभा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला देखेंगे स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कौन होता है। तो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने वाले कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य मंत्री कौन होते हैं। तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। तो सभी मंत्रियों को नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है।
अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में किए जाते हैं, इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार लिखें। तो प्रधानमंत्री के अधिकार निम्न हैं। आइए तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। तो वह सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कि वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाता है और विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री की मंत्रियों को काम विवरण और पुनर्वितरण करता है। अगला देखेंगे उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के अधिकार होते हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। 1 से 2 बार इसे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला देखेंगे जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन देता है? तो मंत्रिमंडल देता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही जिसका काम अलंकारिक होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह प्रधानमंत्री। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति के कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेंस के सेगमेंट से, यहाँ से कई बार मेंस में हमारे कोट लिखने को आया है। इसे आप करके यहाँ पर जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जब अंतर पूछा जाता है तो इसे आप कोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रपति किस को नियुक्त करता है। तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, दूसरे देशों में राजदूतों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य मिलकर जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण रूप से देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला में जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम लोक अदालत भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसकी सलाहों से नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की करते हैं। जनहित याचिका किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया हमारे एग्जाम में। तो जनहित याचिका सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुँचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुँचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे ही जनहित याचिका कहा जाता है। अगला देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है। तो ये न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो दुनिया की सर्वोच्च प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में कौन से एक न्यायपालिका कौन से हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका कौन से हैं। ये भारत की न्यायपालिका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, भारत की न्यायपालिका है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आज हम आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में सारी जानकारी ले लिया। यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में हमने जानकारी ले लिया कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं, लोकसभा राज्यसभा का क्या, प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है, सब चीज़ें हमने जाना। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।